हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने कहा था कि हम आईआईटी नीट को बेस मान करके क्लास 11th और 12th भी पढ़ाएंगे। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि सर अभी से चालू कर दीजिए, जबकि अभी मैं इसको कुछ दिन बाद स्टार्ट करने वाला था। पर कुछ बच्चों ने कहा कि सर अभी से स्टार्ट कर देते तो हम लोग भी उस क्रम में आ जाते, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, इसलिए आप अगर कुछ मदद कर सके तो कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको अब कहीं पर भी कोचिंग नहीं करने दूंगा, तो इस प्रकार से आप आईआईटी और नीट को बेस बना करके आज मैं क्लास 11 के टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर? वेरी गुड। अब आप इस बात को जान लीजिए कि आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी। आज हमारी फिजिक्स की जर्नी जाएगी क्लास 11 के टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस पर। यानी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। आपको मालूम है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। पहला क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है पहला, और दूसरा होता है यूनिट। सेकेंड में क्या होती है? यूनिट। तो आप जान लो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है यूनिट। अभी हम सबसे पहले यूनिट वाले पोर्शन पे चलते हैं। हमारे पास दो प्रकार की यूनिट होती है, एक को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट और एक को बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, जैसे मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है। फंडामेंटल यूनिट, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल यूनिट। आपको मालूम है फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट उसे कहते हैं जिसे एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसको हिंदी में कहते हैं मूल मात्रक। क्या कहते हैं? मूल मात्रक। माने उसको एक्सप्रेस कर, जिसे आप जानते हो बेस माने होता है फंडामेंटल। तो फंडामेंटल को एक्सप्रेस करने के लिए किसी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे यूनिट को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कितने प्रकार का होता है? आपको मालूम कितने फंडामेंटल यूनिट होते हैं? आपको बता दूं मैं कि फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं। आपको एक बहुत मजेदार घटना बताता हूँ। जब शुरू में फिजिक्स की बातें हो रही थी तो शुरू में आपके पास 3 फंडामेंटल यूनिट थे, सिर्फ 3। उसके बाद जैसे जैसे फिजिक्स का इंक्रीमेंट हुआ 3 फंडामेंटल यूनिट और आ गए और एक और बाद में आ गया, माने कुल कितने हो गए? 7। आपके पास कुल 7 फंडामेंटल यूनिट हो गए। अब इस 7 फंडामेंटल यूनिट में आप जानते हो कैसे कैसे मेजर करते हैं इसको। चलो मैं आपको बहुत मजेदार कहानी सुनाता हूँ कि कैसे कैसे फंडामेंटल यूनिट होते हैं। सबसे पहले यहां लिखते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। यहां लिखते हैं यूनिट और यहां लिखते हैं नोटेशन। क्या लिखते हैं? नोटेशन। अब सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी आपकी कौन सी लेते हैं? लेंथ। क्लियर? इसके बाद क्या होता है? मास। क्या होता है? मास। फिर क्या होता है? टाइम। क्या होता है? टाइम। इसके बाद टेम्परेचर। तो कितने हो गए? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। इसके बाद कोई बताएगा हमको? कोई नहीं याद है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट। और इसके बाद क्या होता है बेटा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, तो पहला कहूंगा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितने हो गए आपके पास? 7। लंबाई लेंथ के लिए क्या होता है बेटा? लेंथ के लिए आप क्या यूज करते हो? मीटर। क्या यूज करते हो? मीटर।
इसके लिए क्या यूज करते हो? किलोग्राम। क्या यूज करते हो? किलोग्राम। टाइम के लिए क्या यूज करते हो बेटा? सेकेंड। क्या यूज करते हो? सेकेंड। सब एमकेएस में बता रहा हूं मैं, एमकेएस यूनिट सिस्टम में। इसके बाद टेम्परेचर के लिए आप क्या करते हो बेटा? बताओ मैं। टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है बेटा? कैंडिला। क्या होता है? कैंडिला। कैंडिला। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का होता है, क्या होता है बेटा? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? मोल। अब ये मजा खेल अब चालू होगा। खेल अब चालू होगा। आपके पास 7 प्रकार के फंडामेंटल यूनिट हो गए। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसके बाद इसका यूनिट क्या है? मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। चलो मैं यहाँ एक कहानी सुनाता हूँ आपको, शायद आपको याद करने में आसानी हो। सबसे पहले आप जानते हो इसकी नोटेशन क्या होती है? यल। इसका क्या होता है? यम। इसका क्या होता है? टी। इसका क्या होता है? अब तो समस्या फंसेगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, इसको मैं ऐसे याद कराता हूँ, ये बहुत जबरदस्त तरीका। हम कहते हैं ये तीनों जो थे वो आपके बीजेपी वाले हैं। कौन है बीजेपी वाले? जैसे सेंटर में आजकल बीजेपी की सरकार है, तो हमने मान लिया बीजेपी वाले हैं। अगर हमने इसको बीजेपी वाला मान लिया तो इनसे पूछा गया कि बताओ आप अपना नोटेशन क्या रखोगे, तो इन्होंने कहा क्या कि हम अपना नोटेशन फिजिकल क्वांटिटी के अनुसार रखेंगे। किसके अनुसार? फिजिकल क्वांटिटी के अनुसार। इसका पहला वर्ड क्या है? एल। इन्होंने इसको एल से रिप्रेजेंट किया। फिर यहां पे मास का पहला क्या है बेटा? एम। टाइम का पहला क्या है? टी। अब ये तीनों जो है बाद वाले, ये तीनों अपोजिट साइड से कांग्रेस वाले हैं। क्या है? कांग्रेस वाले। अब इनसे पूछा गया कि बताइए आप अपनी वैल्यू कैसे रखोगे, तो इन्होंने कहा कि हम भी फिजिकल क्वांटिटीज रखेंगे। तो फिजिक्स वाले ने, मतलब बीजेपी वालों ने क्या कहा? हम बहुत मारेंगे आपको, आप नहीं रख सकते क्योंकि हमने फिजिकल क्वांटिटीज रखा हुआ है, इसलिए आपको क्या करना होगा? अब आप हमसे नहीं रख सकते, तो कांग्रेस वाले बेचारे हार गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी वैल्यू यूनिट के अनुसार रख लेता हूं। और यूनिट के अनुसार रखने लगे, इसका क्या हो गया? केल्विन। और कहीं कहीं इसका आपको डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा है, केल्विन। और कैंडिला का थोड़ा छोटा कर लिया इन्होंने, क्या कर लिया? सीडी। और एम्पियर का क्या हो गया? ए। तो अब आप समझ गए कि शुरू के जो तीनों थे, जिसको हमने बीजेपी वाला कहा, उन्होंने अपनी ये नोटेशन वो फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग रखी। बाद वाले जो तीन हुए, उन्होंने जिसको मैंने कांग्रेस वाला बोला, उन्होंने अपनी के, सी, डी और ए से रखा। अब आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बेचारा निर्दल उम्मीदवार है, माने किसी भी पार्टी का नहीं है, और ये भी आ गया मैदान में। तो इससे पूछा गया कि आप कैसे रखोगे भाई? तो इन्होंने कहा क्या? इसने कहा कि मैं तो इसके अनुसार रखूंगा, फिजिकल क्वांटिटी के अनुसार। बीजेपी वालों ने कहा कि मैं आपको बहुत मारूंगा। निर्दल वाला डर गया क्योंकि वो सत्ता में थे। इसके बाद इसने कहा कि मैं यूनिट के अनुसार रखूंगा। अब कांग्रेस वालों ने कहा कि हम मारेंगे, लेकिन चूंकि कांग्रेस सत्ता में तो थी नहीं, इसलिए इसने क्या कहा? ठीक है भैया, अब झगड़ा न करो, एक काम करता हूं, मैं पूरा ही उतर जाता हूं मोल, मैं पूरा अपना उतार लेता हूं मोल, थोड़ा सा छोड़ के। तो इस प्रकार से 7वीं यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसका क्या हो गया? मोल। तो ये सारे के सारे कौन है? फंडामेंटल यूनिट। इन फंडामेंटल यूनिट को डिफाइन करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हाथ करता हूं। वेरी गुड। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके पास फंडामेंटल यूनिट कितने हैं? 7। अब आ जाते हैं डिराइव्ड यूनिट पर। डिराइव्ड यूनिट किसे कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट किसे कहते हैं? आपको मालूम है? इसकी हिंदी बहुत जबरदस्त है, इसकी हिंदी से समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न माने दूसरे से उत्पन्न हुआ, किसी और से पैदा हुआ। डिराइव्ड यूनिट किसी और से। अब किससे पैदा हुआ?
यहाँ तो यही सातों है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। इसका मतलब साफ है कि वो यूनिट, वो फिजिकल क्वांटिटी माने कैसे जाएगी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट जो है वो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी हो। इसका मतलब साफ है कि किसी भी डिराइव्ड यूनिट का जो यूनिट बनती है वो हमेशा किससे मिलकर बनती है, फंडामेंटल यूनिट। यानी आप कह सकते हो मेक बाय क्या, फंडामेंटल यूनिट। तो ऐसे यूनिट को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। तो एक बात आप समझ गए होंगे कि किसी भी डिराइव्ड यूनिट में आपका एक या एक से अधिक फंडामेंटल यूनिट ही रहता होगा। यानी कि सारे के सारे बनने तो फंडामेंटल यूनिट से ही है, कभी 2 मिला के बनेगा, कभी 3 मिला के बनेगा, माने बनेगा कौन, इससे मिलकर, और होगा कौन सा, वो डिराइव्ड यूनिट। तो इस प्रकार से आपके पास दो प्रकार के यूनिट हो गए, एक हो गया फंडामेंटल यूनिट और एक हो गया डिराइव्ड यूनिट। छोटी चीजें हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक। कभी कभी फिजिक्स में बड़ी समस्या आती है, कहीं कहीं डिराइव्ड यूनिट में एक से अधिक बार फंडामेंटल यूनिट आ जाते हैं, माने जिनकी वैल्यू एक से ज्यादा बार आ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक से ज्यादा बार आ जाएगी तो कैसे लिखोगे उसको। इसके लिए फिजिक्स में एक नए प्रकार की क्रांति हुई, एक नए प्रकार की चीज उत्पन्न हुई जिसको कहा गया डायमेंशंस। क्या कहा गया, डायमेंशंस। हम थोड़ा सा इसको इरेज कर ले, बताते हैं क्या कहते हैं उसको, डायमेंशंस। अब डायमेंशंस कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अब डायमेंशंस कैसे करेंगे, डायमेंशन कैसे डिफाइन होगा, तो द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर, द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर विच आर रेज्ड टू द बेस यूनिट, टू द बेस, मैं लिख देता हूं, द डायमेंशन of a, the dimension of a physical quantity are the power, हमने कहा द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर। डायमेंशन क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर लगाई जाती है, आर द पावर विच आर रेज्ड, जो कि चढ़ाई जाती है इस पर, टू द बेस यूनिट, जो कि बेस यूनिट पर चढ़ाई जाती है। अब किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बेस यूनिट, टू रिप्रेजेंट द कौन यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, टू रिप्रेजेंट द डिराइव्ड यूनिट। मतलब हमने कहा क्या कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन होती है वो एक प्रकार के पावर से रिप्रेजेंट होती है, जो हमेशा ही फंडामेंटल यूनिट पर चढ़ाई जाती है, और उसकी मदद से हम किसी भी डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करते हैं। अब आते हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एक प्रकार का एक्सप्रेशन होता है। मतलब क्या है, डायमेंशनल फार्मूला किसे कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला आर द एक्सप्रेशन, डायमेंशनल फार्मूला आर द एक्सप्रेशन। डायमेंशनल फार्मूला एक प्रकार का एक्सप्रेशन होता है विच shows the quantity, how to represent, which shows the quantity how to represent, छोटे से how to represent। हमने कहा डायमेंशनल फार्मूला वो एक प्रकार का एक्सप्रेशन होता है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ये बताता है कि वो कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्लियर। अब हम इसको थोड़ा यूज करके बताते हैं, अब मजा आएगी। ये थोड़ा सा इजी टॉपिक था, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी करने की कोशिश की, क्योंकि मेन चीज आपको जो सीखना है वो अब है। इसको हम हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, और मेन चीज अब आपको समझाना था, इसलिए हमने थोड़ा समय बचा लिया। क्लियर। देखिए कैसे करेंगे। जैसे आपसे कहा जाए एरिया, और एरिया इक्वल टू क्या होता है बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ।
लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आप समझ गए होंगे कि लेंथ कितना होता है। लेंथ क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, वो भी लेंथ है। उसको किससे रिलेट करते हैं, एल से, पीछे बताए थे, एल इंटू एल। अब आप बताइए यल यल कै बार, दो बार, कै बार, दो बार, तो ये आप लिख सकते हो L2। तो यहां पे बता दो आपको, ये जो 2 है ना, ये डायमेंशन है, यल डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन 2 है। मैंने पहले कहा था डायमेंशन आर द पावर या डायमेंशन इज द पावर। डायमेंशन क्या होता है, पावर होता है, हमेशा ऊपर वाले को डायमेंशन बोलते हैं। चलो अगला देखो, अगर मैं कह दूं वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या होता है बेटा, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। चलो बताओ हमें, लेंथ को यल से रिप्रेजेंट करते हो, ब्रेथ को भी यल से करते हो, और हाइट को भी क्या करते हो तुम, एल से करते हो। एल कै बार, 3 बार, यल कै बार, 3 बार। तो आप समझ गए होंगे लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर, ये आपके पास 3 प्रकार का हो गया, यल की पावर 3। अब आप समझ गए डायमेंशन यहाँ कितनी है, 3 है, 3 नहीं, 3 नहीं है, 3, तो ये यल नहीं है, 3 है। अब आते हैं आपको स्पीड, अब थोड़ा छोटे में करेंगे, स्पीड ले लो चाहे वेलोसिटी ले लो, दोनों की डायमेंशन सेम होगी। मैंने पहले भी चर्चा की होगी क्लास 9 में। स्पीड और वेलोसिटी, चाहे डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखो और चाहे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखो, चाहे डिस्टेंस हो और चाहे डिस्प्लेसमेंट हो। अगर डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट है तो यल से रिप्रेजेंट होगा, और टाइम है तो टी से रिप्रेजेंट होगा। अब आप समझ चुके होंगे ये टी कहाँ जाएगा, ऊपर, एल टी की पावर -1। तो अगर यहां पूछा जाए कि बताओ डायमेंशन क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, एल की पावर में 1 और टी की पावर में -1। कभी कभी कुछ कुछ किताबों में ऐसे लिखा जाता है। हमेशा फंडामेंटल यूनिट 7 जो हैं, उस 7 फंडामेंटल यूनिट में से 3 फंडामेंटल यूनिट को ले लेते हैं। जैसे कहीं पे ऐसे लिख जाता है m की पावर में 0, l की पावर में 1 और t की पावर में -1, ऐसे भी कहीं कहीं लिख देते हैं। तो दोनों चीजें सेम है बेटा। क्लियर। अब आते हैं एक्सेलरेशन पर। किस पर आते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, मान द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कैसे करेंगे, अब चेंज ऑफ वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो जाए, रहेगा तो चेंज ही ना, वेलोसिटी ही तो रहेगा। अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी से फोर्स तो नहीं हो जाएगा। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी ही होना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि वेलोसिटी का तो पहले ही निकाले हो। क्या निकाले बेटा, LT-1, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, LT-1। और हमें बताओ टाइम का क्या हो गया, T। अब ये T कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर जाके कैसे होगा बेटा, ये LT की पावर -2, LT की पावर -2। इज दैट क्लियर, वेरी। अब आते हैं फोर्स पर। हम कोशिश करते हैं कि 8-10 निकाल दें, इसके बाद आगे की फिजिकल क्वांटिटी का आप निकालना। क्लियर। अब आते हैं फोर्स का। फोर्स का क्या होगा बेटा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। डायरेक्ट करते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप हमको बताओ कि मास का क्या होगा, लिख देते हैं, लोही पर लिख देते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। हम तो छोटे छोटे लिख देते हैं इसको, एक्सेलरेशन। अब बताओ मास का क्या होगा बेटा, m, और एक्सेलरेशन का अभी भी तो निकाले, ये देखो ऊपर है, क्या है, L T की पावर -2। यानी क्या हो गया बेटा लाल, m L T की पावर -2। फोर्स का आ गया। चलो एक काम करते हैं, वर्क का निकालते हैं। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल। अब बताओ फोर्स का कितना है मेरे लाल, m L T -2। अब ये भी तो लिखा मैंने। और डिस्प्लेसमेंट का क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक प्रकार का यल है,
अब देखो यहाँ इधर कितनी बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, कितना हो गया m l की पावर 0 t की पावर -2। सही है? जीरो गलत है, जीरो कैसे होगा? l कै बार है? एक बार माने दो बार। अब समझे, जीरो नहीं होगा, l और l मिलके दो, ml स्क्वायर t -2। चलो यहाँ पे जादू दिखाता हूँ तुम्हें, जादू देखोगे? आपको मालूम है कि जो वर्क है वही एनर्जी होती है। वर्क क्या होती है? एनर्जी होती है। और आपको मालूम है कि जितने भी एक चीज और टार्क, टार्क क्या होता है? वो भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो देखो, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो टार्क की भी डायमेंशन यही आएगी। और जितनी भी एनर्जी, चाहे किसी प्रकार की एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, दुनिया की कोई भी एनर्जी हो, उससे कोई मतलब नहीं, सबकी डायमेंशन जो है वो आएगी ml स्क्वायर t -2। क्या आएगी? ml स्क्वायर t -2। अब एक आध बहुत और निकाले हम, चलो निकाले थे मोमेंटम। क्या निकाले थे? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं संवेग। संग माने द्रव्यमान, वेग माने वेलोसिटी, माने द्रव्यमान के साथ वेलोसिटी। इंग्लिश में कैसे कहोगे? मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज इक्वल टू हो गया मास इनटू क्या चीज? वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। अब मास का कितना होगा मेरे लाल? मास का होगा यह। अब वेलोसिटी का क्या होगा? l t की पावर -2। सही है? गलत। वेलोसिटी का होता है l t की पावर -1। ऊपर देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान देना, दिमाग को बहुत कंसंट्रेट रखना, कंसंट्रेट माइंड। मैं ऐसे ही जानबूझ के गलत नहीं कर रहा हूं, ताकि आप पढ़ते समय ध्यान दीजिए इस चीज को। इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? m l t -1। ये किसका आ गया? मोमेंटम का। ठीक, चलो एक और करते हैं, इंपल्स का कर लेते हैं। यहां भी जादू दिखाऊंगा। इंपल्स का क्या होगा? इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अभी जादू दिखा रहा हूं। फोर्स का कितना होगा? चल 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 देख के बता, देख के बता, देख के बता। ये देख, ml t -2। कितना हुआ फोर्स का? ml t -2। ये देखो, ml t -2 और इनटू, आप जानते हो टाइम का क्या होगा? टाइम का क्या होता है? t। क्लियर? इसको अरेंज करो, क्या होगा? ml t -1। तो आपने एक चीज ध्यान दिया कैसे निकालते हैं? मेरे ख्याल से बच्चों को आ गया होगा। बाकी का डायमेंशन आप खुद से निकालना सीखो। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको अलग से बता दूंगा। चाहो तो मैं एक आधा और बता सकता हूं तुम्हें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो छोटे बता दिया मैंने, डिस्टेंस स्क्वायर। अब मास कितना हो गया बेटा? m, और डिस्टेंस कितना हो गया? l का स्क्वायर, माने क्या हो गया? ml स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस प्रकार से आप डायमेंशन निकालना सीख गए। तो हमने कितना डायमेंशन निकाला यहाँ पे? वर्क को। अब जितना भी वर्क है सबके सब एनर्जी का भी डायमेंशन सेम है। तो आपने देखा कि एनर्जी का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन सेम है। यहाँ पर इंपल्स और मोमेंटम का डायमेंशन सेम है। ऐसे मैंने काफी चीजें निकाली, और भी चीज। अब डायमेंशन निकालने का तरीका आपको आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ले लिए? वेरी गुड। अब आप इसको आराम से समझ सकते हो। एक बात जैसे कि मेरी आदत है रिवीजन करने की, तो एक बार मैं रिवीजन कर दूं, इरेज करके इसको इरेज कर दूं। तो लास्ट में हम लोग एक बार देखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से। और इसके बाद यूनिट में कितना पढ़ा मैंने? फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कितने प्रकार के हैं? 7, जिसको हमने क्या बताया अपनी भाषा में? बीजेपी वाला।
कांग्रेस वाला, और एक आपका था डेंटल। क्लियर? डिराइव्ड यूनिट में हमने क्या बताया कि मेक बाय फंडामेंटल यूनिट। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ाया डायमेंशन। क्या पढ़ाया? डायमेंशन। डायमेंशन क्या थी? एक पावर थी जो कहां चढ़ाई जाती थी? बेस यूनिट पर, माने फंडामेंटल यूनिट पर, बेस यूनिट पर चढ़ाई जाती थी। और जब बेस यूनिट पे पावर चढ़ जाता था, इसके बाद ये किसको रिप्रेजेंट करता था? डिराइव्ड यूनिट को। किसको रिप्रेजेंट करता था? डिराइव्ड यूनिट को। इसके बाद हम लोगों ने कहा डायमेंशनल फार्मूला था। डायमेंशनल फार्मूला क्या करता था? डायमेंशनल फार्मूला ये एक्सप्रेस करता था कि कैसे वो इस पे डिपेंड करता है, हाउ। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? कुछ एग्जांपल्स पढ़े। एग्जांपल्स क्या पढ़े? एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? जस्ट लाइक एरिया, वॉल्यूम, स्पीड या वेलोसिटी। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन, फिर फोर्स। इसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? वर्क ही किसका काम कर रहा था? एनर्जी का। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मोमेंटम। क्या पढ़ा था? मोमेंटम। इसके बाद इंपल्स, याद आ रहा है? इंपल्स। और लास्ट में एक मैंने जाते जाते पढ़ा दिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मेरे ख्याल से टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर अब भी किसी को नहीं आया होगा तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखेगा। अब मैं अगला टॉपिक इसी अपनी जर्नी ऑफ फिजिक्स को इस पड़ाव से अगले पड़ाव की ओर लेके चलेंगे, और वहां पे मिलेंगे हम लोग। अगले पड़ाव में हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे ना, ठीक है? अभी तुम लोग भूखे रह गए यार, चाय भी नहीं पी पाए। अगले पड़ाव में हम लोग पिएंगे ना, ठीक है? अगले पड़ाव में हम लोग खाएंगे भी पिएंगे भी। इसके आगे हम लोग टॉपिक चलेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का, जो कि इससे बेस होगा IIT और नीट। एक बार जान लो, बस आप लगातार वीडियो को वॉच करते रहो। ऐसे आपको कहीं भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको मैं यहीं से इसकी तैयारी कराऊंगा, आप देखते रहो, ठीक है? जय हिंद।